मेरे प्रिय दर्शकों, प्यारे विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों, चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन व जोरदार स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय नंबर 4 कक्षा 11 समाजशास्त्र विषय पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अध्याय नंबर 4 है संस्कृति तथा समाजीकरण। चौथा चैप्टर क्या है, संस्कृति तथा समाजीकरण। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम संस्कृति किसे कहते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा संस्कृति सीखी जाती है। भी समाज की क्या है, जो अंतःक्रिया है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संस्कृति है उसको सीख सकते हैं तथा इसका विकास होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा संस्कृति सीखी जाती है और इसका क्या होता है, विकास होता है। संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या है, संस्कृति सोचने, अनुभव करने तथा विश्वास करने का क्या है, तरीका है। भी संस्कृति है वो सोचने, अनुभव करने, विश्वास करने का क्या है, तरीका है। लोगों के जीने का एक संपूर्ण तरीका है। भी संस्कृति है वो लोगों के जीने का क्या है, एक संपूर्ण तरीका है। जिस तरीके से लोग हैं वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके की भाषा है, रहन सहन है, वेशभूषा है, खान पान है, पहनावा है, ये सब किस में आते हैं, संस्कृति में आते हैं। व्यवहार का सारांश है। भी संस्कृति है वो क्या है, व्यवहार का सारांश है, सीखा हुआ व्यवहार है। भी संस्कृति क्या है, सीखा हुआ व्यवहार है। भी हम क्या कर सकते हैं, संस्कृति है उसको हस्तांतरित कर सकते हैं, उसके अंदर हम चीजें क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सीखी हुई चीजों का भंडार है संस्कृति है वो, नई नई चीजों का क्या है, भंडार है, समावेश है। संस्कृति के आयाम संज्ञानात्मक पक्ष, मानकीय पक्ष और क्या है, बौद्धिक पक्ष। तो ये हमारे क्या है, संस्कृति की क्या है, आयाम है। पहला क्या है, संस्कृति का संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक का संबंध समझ से है। भी संज्ञानात्मकता है उसका जो संबंध है वो किससे है, समझ से है। संज्ञानात्मक का संबंध किससे है, समझ से है। संज्ञानात्मकता का संबंध किससे है, समझ से है। अपने वातावरण से प्राप्त होने वाली सूचना का हम कैसे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। दूसरा है मानकीय पक्ष। मानकीय पक्ष में लोक रीतियां, लोकाचार, प्रथाएं, परिपाटियां तथा कानून शामिल है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी, लोक रीतियां हैं, लोकाचार है, प्रथाएं हैं, परिपाटियां हैं, क्या है, शामिल हैं। भी लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली जो रीतियां हैं, लोगों द्वारा किया जाने वाला जो आचरण है, लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली जो भी क्या है, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, वो किस में आते हैं, मानकीय पक्ष में आती है। संस्कृति का भौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष औजारों, तकनीकों, भवन या यातायात के साधनों के साथ साथ उत्पादन तथा संप्रेषण के उपकरणों से क्या है, संदर्भित है। संस्कृति के दो मुख्य आयाम हैं। कौन कौन से हैं, एक तो क्या हो जाएगा, भौतिक, और दूसरा क्या हो जाएगा, अभौतिक। तो भौतिक के अंतर्गत क्या आते हैं, औजार है, तकनीकी यंत्र, भवन, यातायात के साधन। अभौतिक के अंतर्गत क्या आते हैं, प्रथाएं। तो संस्कृति है उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या हो गया, भौतिक संस्कृति, दूसरा क्या हो गया, अभौतिक संस्कृति। इन दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे। भौतिक संस्कृति है वो कैसी होती है, भौतिक संस्कृति का रूप कैसा होता है, मूर्त रूप होता है, मूर्त होती है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मूर्त मतलब मूर्ति के समान, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक संस्कृति कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरीके से ये क्या है, मार्कर है, ये भी क्या है, भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। ब्लैक बोर्ड है, ये भी क्या है, भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। पुस्तक है वो भी क्या है, भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। तो भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक संस्कृति कहा जाता है। अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, जिस तरीके से विचार है वो क्या है, अभौतिक संस्कृति है। उसके बाद में भौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से माप सकते हैं। किस रूप से, गुणात्मक रूप से माप सकते हैं। अभौतिक संस्कृति को गुणात्मक रूप से हम क्या नहीं कर सकते, मापे नहीं सकते। उसके बाद में भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से आते हैं, क्योंकि संसार में परिवर्तन तेजी से आता है। भी भौतिक संस्कृति है उसमें परिवर्तन है वो किस तरीके से आते हैं, तेजी से आते हैं। कैसे परिवर्तन आते हैं, तेजी से आते हैं।
लेकिन अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन कैसे होते हैं? धीरे धीरे होते हैं, तेजी से नहीं होते। परिवर्तन कैसे होते हैं भाई? धीरे धीरे होते हैं। भौतिक संस्कृति में किसी नई चीज का आविष्कार होता है। भौतिक संस्कृति में क्या होता है? नई चीज का आविष्कार होता है, तो इसका लाभ कोई भी व्यक्ति व समाज क्या कर सकता है? उठा सकता है। लेकिन अभौतिक संस्कृति में नई चीज का आविष्कार तो होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति या समाज उसका लाभ नहीं उठा सकता। उसी समाज का सदस्य क्या कर सकता है? लाभ उठा सकता है। मतलब अभौतिक संस्कृति में एक समाज का सदस्य क्या कर सकता है? लाभ उठा सकता है, जिस समाज में उस संस्कृति का क्या किया गया? निर्माण किया गया। भौतिक संस्कृति आकर्षक होती है, लेकिन अभौतिक संस्कृति क्या नहीं होती? आकर्षक है वो नहीं होती है। उसके बाद में चर्चा करेंगे नरी जातीयता। क्या करेंगे? नरी जातीयता। नरी जातीयता। नरी जातीयता से आशय है अपने सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करने से। जब संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती है तभी नरी जातीयता की उत्पत्ति होती है। जब क्या है? संस्कृतियां हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आती है तो किसका जन्म होता है? नरी जातीयता का क्या होता है? जन्म होता है। नरी जातीयता विश्व बंधुता के विपरीत है, जो कि संस्कृतियों को उनके अंतर के कारण महत्व देती है। विश्व बंधुता अर्थात भाईचारे की भावना, अन्य व्यक्तियों के मूल्यों तथा आस्थाओं का मूल्यांकन अपने मूल्यों एवं आस्थाओं के अनुसार होता है। एक आधुनिक समाज सांस्कृतिक भिन्नता का प्रशंसक होता है। एक विश्वव्यापी पर्यवेक्षण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति प्रभाव द्वारा सशक्त करने की क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। सामाजिक परिवर्तन यह वह तरीका है जिसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति के प्रतिमानों को बदलता है। प्रतिमान का अर्थ हो जाएगा मॉडल है, उसको क्या कर रहा है? बदलने का प्रयास कर रहा है। सामाजिक परिवर्तन आंतरिक या बाहरी हो सकते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन है वो कैसे हो सकते हैं? आंतरिक और बाहरी। सामाजिक परिवर्तन है वो आंतरिक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? बाहरी भी हो सकती है। कृषि या खेती करने की नई पद्धतियां, ये तो क्या हो जाएगा? आंतरिक। कृषि या खेती करने की नई पद्धतियां, ये क्या हो जाएगा? आंतरिक। और बाहरी के अंदर हस्तक्षेप, जीत या उपनिवेशीकरण के रूप में हो सकती है। उपनिवेशीकरण के रूप में, उपनिवेशीकरण के रूप में क्या हो सकते हैं? बाहरी परिवर्तन हो सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन, अन्य संस्कृतियों से संपर्क या अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन हो सकते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तनों की शुरुआत राजनीतिक हस्तक्षेप, तकनीकी खोज, पारिस्थितिकीय रूपांतरण के कारण हो सकती है। उदाहरणतः फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र को समाप्त किया, प्रजातंत्र, इलेक्ट्रॉनिक तथा मुद्रण की क्या की है? स्थापना की है। फ्रांसीसी क्या थी? क्रांति थी, उसने किसको समाप्त किया? राजतंत्र को। मतलब जो राजा का शासन होता था, जिसको तानाशाही कहते हैं, उसको फ्रांसीसी क्रांति ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उसके बाद में उसने किसकी की है? उसके बाद प्रचार तंत्र, इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रण की क्या की है? स्थापना की है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर है? समाजीकरण के ऊपर। किसके ऊपर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों चर्चा? समाजीकरण के ऊपर। भी समाज के अंदर किस तरीके की गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप है, उन सब पर हम क्या करेंगे? विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? हमें समाजीकरण। समाजीकरण, समाजीकरण के अंतर्गत समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज का सदस्य बनना सीखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज का सदस्य बनना सीखते हैं। जिसके द्वारा समाज का सदस्य बनना सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण कहा जाता है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण है वो कैसी प्रक्रिया है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रारंभिक तथा द्वितीयक समाजीकरण। एक तो क्या है? प्रारंभिक तथा
द्वितीयक समाजीकरण, प्रारंभिक तथा द्वितीयक समाजीकरण। पहला क्या है? प्रारंभिक समाजीकरण। इस पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण उसके शिशु काल तथा बचपन से शुरू होता है। कब से होता है? बचपन से या शिशु काल से क्या होता है? शुरू होता है। शिशु काल से शुरू होते हैं। यह बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक स्तर होता है। बच्चा अपने बचपन में ही इस स्तर मूलभूत व्यवहार सीख लेता है। ये तो होगा इसका प्रारंभिक समाजीकरण। फिर है द्वितीयक समाजीकरण। द्वितीयक समाजीकरण बचपन की अंतिम अवस्था से शुरू होकर जीवन में परिपक्वता आने तक चलता है। इसके अंदर क्या होता है? बचपन है, बचपन की क्या अंतिम अवस्था से शुरू होकर परिपक्वता आने तक की अवस्था को क्या कहते हैं? द्वितीयक समाजीकरण कहा जाता है। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण पर चर्चा करेंगे। अब क्या आ जाएगा? समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण मतलब साधन। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? परिवार है, क्या आता है? परिवार, समकक्ष समूह, समकक्ष समूह, इसके अलावा विद्यालय, इसके अलावा जनमाध्यम, जनमाध्यम, और इसके अलावा अन्य सामाजिक अभिकरण। अन्य सामाजिक अभिकरण ये क्या है? समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक संस्थाओं या अभिकरणों का योगदान होता है। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण इस प्रकार है। सबसे पहला किस पर चर्चा करेंगे? परिवार पर। किस पर चर्चा करेंगे? परिवार पर चर्चा करेंगे। समाजीकरण करने वाली संस्था या अभिकरण के रूप में परिवार का महत्व वास्तव में क्या है? असाधारण है। बच्चा पहले किसमें जन्म लेता है? परिवार में जन्म लेता है और इस रूप में वह परिवार की सदस्यता ग्रहण करता है। भी बच्चा है सबसे पहले परिवार में जन्म लेता है और इसी रूप में परिवार की क्या ग्रहण करता है? सदस्यता। क्या ग्रहण करता है? सदस्यता। उसके बाद में नंबर 2 क्या चर्चा करेंगे? समकक्ष समूह। बच्चों के मित्र या उनके साथ खेलने वाले समूह भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह होते हैं। इस कारण बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में इसका अत्यंत प्रभावशाली साधन होता है। उसके बाद में है विद्यालय। विद्यालय एक औपचारिक संगठन होता है जिसमें बच्चा क्या करता है? पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चों को सिखाने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम भी होता है। जन माध्यम भी लोगों द्वारा जो बातें जिस माध्यम से पहुंचाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जन माध्यम कहते हैं। जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभिकरण है, वो सारे किसमें आते हैं? जन माध्यम में आते हैं। अन्य सामाजिक अभिकरण। अब अन्य सामाजिक अभिकरण के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? जैसे धर्म है, जाति है, वर्ग है, ये सारी की सारी क्या है? अन्य सामाजिक क्या है? अभिकरण है। उसके बाद में बृहद परंपरा और लघु परंपरा। बृहद परंपरा व लघु परंपरा। बृहद परंपरा और लघु परंपरा के प्रवर्तक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों, ये जो बृहद परंपरा और लघु परंपरा का प्रवर्तक या जनक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड। ये जो क्वेश्चन है वो बार बार सीबीएसई परीक्षा में पूछा जाता है। अचटेट में मतलब लगातार 3 या 4 सालों से ये प्रश्न क्या हो रहा है? पूछा जा रहा है। नेट में भी पूछा गया है। क्या बृहद परंपरा का प्रवर्तक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड। लघु परंपरा का प्रवर्तक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड। तो बृहद और लघु परंपरा के प्रवर्तक के रूप में किसको पहचानते हैं? हमें रॉबर्ट रेडफील्ड को क्या करते हैं? जानते हैं। बृहद परंपरा से तात्पर्य क्या है? बृहद परंपरा से तात्पर्य ऐसे उच्च बौद्धिक प्रयास से है जिसका जन्म बाहर से होता है और इनका सर्जन चेतन रूप से विद्यालय देवालय में होता है। कहां पर होता है? विद्यालय या देवालय में होता है।
मतलब मंदिर में। उसके बाद में लघु परंपरा से तात्पर्य ऐसे मानसिक प्रभाव से जिनका उद्गम में अपने आप होता है, इनको ही समाज में लोक परंपरा के रूप में जाना जाता है। लघु परंपरा है उसको किस रूप में जानते हैं? लोक परंपरा के रूप में जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने संस्कृति तथा समाजीकरण अध्याय नंबर 4 पर विस्तार पूर्वक क्या की है? चर्चा की है। चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सभी विद्यार्थी, अभिभावक, प्रतियोगी परीक्षार्थी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। तो आशा करता हूं भी आपको हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा पसंद आ रहा होगा। चौहान सर की तरफ से सभी विद्यार्थियों को, दर्शकों को, अभिभावकों को, प्रतियोगी परीक्षार्थियों को तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।